अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कल इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाई गई है, जिसके बाद बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया था। अब खबरें आ रही हैं ऐसी कि उन्हें उसी सेल में रखा गया है जिसमें मरियम नवाज कभी कैद हुआ करती थी। सज़ा मिलने के बाद बुशरा बीबी के बच्चों का क्या रिएक्शन था, ये आपको बताएंगे अब से कुछ ही लम्हात बाद। साथ ही ये भी जानेंगे कि बुशरा बीबी को खाना घर से मिल रहा है या जेल से, उन्हें कौन सा कैदी नंबर अलॉट हुआ है, क्या बुशरा बीबी फराह खान से अपना नाम इस्तेमाल करने पर खफा हैं। इन तमाम सवालों के ऑब्वियसली जवाबात जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मरियम भट्टो, बहन हैं बुशरा बीबी की। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम। पहले मुझे ये बताइए कि बुशरा बीबी की तबीयत कैसी है, और साथ साथ कल जेल में पहली रात थी उनकी, कुछ मालूम हो सका कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज इन हाई स्पिरिट्स। देखिए, ये हम सबको मालूम तो था ही कि इंसाफ तो मिलना मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हायर कोर्ट्स में जब केस जाएगा, तो क्योंकि केस पे कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो बर्खास्त हो जाएगा होपफुली। लेकिन हाई स्पिरिट्स में थी। उनको तो आपको पता है, पिछली दफा भी जब केस का फैसला आना था तो वो खुद ही अपना सामान साथ लेके गई थी कि अगर गिरफ्तारी का हो तो वहीं पे खुद ही गिरफ्तारी दे दें, जैसे पिछली दफा उन्होंने दी थी। माशाल्लाह हिम्मत वाली खातून है, बहुत बहादुरी से सब फेस कर रही हैं। अब किस सेल में रखा गया है वो तो अभी मालूम नहीं हो पाया, लेकिन लास्ट टाइम भी उनको बहुत बुरे तरीके से रखा गया था जेल में, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, तो अभी भी कोई अच्छे की उम्मीद। मरियम साहिबा, क्योंकि सर्दी तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें उन्हें फराहम की गई हैं? साथ साथ बुशरा बीबी को पहले भी खाने के हवाले से बड़े एतराज़ात थे, बल्कि उन्होंने तो जहर तक देने की बात कर दी थी। तो क्या अभी खाना उनके लिए घर से जा रहा है या जेल का खाना ही खा रही हैं? जी, खाना तो उनको जेल से जो मिलता है वही मिलता है। और सर्दी का तो आपको पता है कि इमरान खान साहब के लिए भी कोई ऐसा उनको भी फैसिलिटीज ऐसी अवेलेबल नहीं है कि सर्दी से कोई प्रोटेक्शन हो। बुशरा इमरान ने जब गर्मियां वहां पे गुजारी थी, तो आपको पता है कि गर्मियां भी इन्होंने बड़ी सख्त कैद में गुजारी थी। कोई इनको एसी भी नहीं, फैन भी बंद कर देते थे, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है बंद कर देते हैं सेल्स की, तो वो भी मुश्किल से था। फिर आपको पता है उस वक्त ओपन स्यूरेज था इनके सेल में, और चूहे वगैरह जहाँ से आता है, आप लोगों को मालूम है, पहले भी उस पर कई दफा बात हो चुकी है। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी भी कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। अभी भी उसी तरह के सेल में रखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी मेरी वकला से बात नहीं हुई, और मेरा नहीं ख्याल कि आज कोई मीटिंग हुई, अगर हुई है तो अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई, और मैं इंशाल्लाह पता करूंगी जैसे ही कोई मुलाकात होती है कि क्या फैमिली भी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, फैमिली भी अगर मुलाकात की जैसे उनको इजाजत मिलेगी तो विल गेट एन अपडेट। मरियम साहिबा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि फैसले से पहले ही कहा जा रहा था कि इमरान खान को, बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा हो सकती है, फिर भी बुशरा बीबी वहाँ गई, तो क्या ये उनका अपना फैसला था या फिर खान साहब की हिदायत थी? जाहिर बात है कि अगर सजा हम लोग एंटिसिपेट इसलिए कर रहे थे कि जितने भी बाकी केसेस हैं उनमें भी सिमिलर सिचुएशन थी कि ना कोई सॉलिड प्रूफ था, ना कोई ऐसा एविडेंस था, लेकिन सजा फिर भी मैक्सिमम सुनाई गई। तो अभी भी आप यहाँ देखें कि बार बार डिले हो रहा था, सिग्निफिकेंट डिले हो रहा था, खान साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी। तो यही था कि अगर कोई खान साहब इनकी बात नहीं मानेंगे तो सजा सख्त से सख्त सुनाई जाएगी, और वही हुआ। तो क्योंकि एक्सपेक्टेड था, तो इसलिए, और माशाल्लाह मैंने आपको बताया ना कि वो बहुत बहादुर खातून है, तो उनको था कि अगर ये फैसला सुनाएंगे तो मैं जाऊंगी। और जाहिर बात है खान साहब भी तो यही कहेंगे कि जो कानून अभी हम, वो तो इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं, और खान साहब ने जैसे पहले ही कहा कि इंसाफ का वो एक जंग लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए। तो अब ये तो कोर्ट्स के ऊपर है कि वो इंसाफ दें, लेकिन अगर कोर्ट कोई फैसला करती है तो जाहिर बात है कि वो लोग। जी, मुझे सेल के बारे में भी क्या उनको उसी सेल में रखा गया जहाँ मरियम साहिबा थी पहले? मुझे इस दफा का अंदाजा नहीं है कि वो जहां तक मुझे मालूम है मरियम बीबी तो बड़े अच्छे सेल में थी, और जहां तक मुझे पता है लास्ट टाइम का जहां बुशरा इमरान को रखा गया था वो तो कोई अच्छी जगह नहीं थी, बहुत बुरे वहां पर हालात थे, और मेरा नहीं ख्याल कि मरियम साहिबा को इस तरह के हालात में रखा गया था। बाकी ये कि आपको ये मालूम ही है कि खान साहब
की सजा में और मियां नवाज शरीफ साहब की सजा में और कैद में और बुशरा इमरान की सजा और कैद में और मरियम बीबी की कैद में बहुत फर्क है। तो ये तो सबको पता है। अब मुझे इस बारे में कि जी मरियम अब जो गई है तो मरियम नवाज के सेल पे रखा गया, वो तो अभी जब वकील मिलेंगे तो पता लगेगा, लेकिन मुझे कोई ऐसी अच्छा, उम्मीद नहीं है कि किसी अच्छे सेल में रखा मरियम जाए। साहिबा 1 million pound केस एक ऐसा केस कि जिसमें सबसे ज्यादा फरत शहजादी स्लैश फराह खान स्लैश फराह गोगी, इनका नाम सबसे ज्यादा आता रहा। जमीनों की ट्रांसफर के हवाले से भी इन्हीं का नाम सामने आता रहा। फिर कुछ ऑडियो लीक्स हुई, उसमें भी फराह गोगी हमें दिखाई दी। तो कहीं पर बुशरा बीबी को किसी भी मौके पर ये लगा कि उनका नाम गलत इस्तेमाल किया गया है? अगर उनको तो ये महसूस होता कि कोई भी उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे उनको कोई वाकिफ हो, तो वो अपने आप को डिसोसिएट कर लेती। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये कभी भी ऐसा कुछ इल्म हुआ। और मुझे ये भी नहीं पता कि आया फरा बीबी ने कुछ ऐसा किया भी नहीं या नहीं। मुझे जहां तक पता है कि ये जो जमीनों के एलिगेशंस हैं, ये तो उन्होंने खरीदी थी। मुझे इस केस का पूरा 100% तो मैंने नहीं पढ़े, इसका जो भी डिसीजन भी है और जो बाकी है, लेकिन ऑफ एंड ऑन जो मुझे पता लगता रहा कि जिस जमीन की एलिगेशन है तो वो फरा बीबी ने खरीदी थी। अगेन मैं उनकी साइड पे ना मैं उनकी लॉयर हूँ ना मुझे डिटेल्स का पता है। तो मैं सिर्फ आपको ये कह सकती हूँ कि बुशरा इमरान को अगर कभी भी पता लगे कि कोई भी उनसे एसोसिएटेड फैमिली फ्रेंड्स कोई भी अगर किसी गलत काम में इन्वॉल्व होंगे तो कभी भी वो उसको ओके नहीं करेंगे। बुशरा मरियम साहबा, हमने 24 नवंबर की फाइनल कॉल से पहले पार्टी में बड़ा एक्टिव देखा, फ्रंट से वो लीड कर रही थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। 24 नवंबर के बाद बिल्कुल ही खामोशी बुशरा साहबा ने इख्तियार कर ली थी, इसकी क्या वजह है? बुशरा इमरान उससे पहले भी आपको मालूम है जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो तब भी वो कोई मीडिया में इतना नहीं आई, ना वो इतनी वोकल थी। उस दिन उनको एक अपने एक शौहर के लिए वो जद्दोजहद करने के लिए निकली थी। उनको ना तो कोई मीडिया अपना उसका क्रिएट करने का शौक था, हाइप या अपना कोई सेल्फ इमेज प्रोजेक्ट करने का। वो जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक वो वहां पर गई थी। और आई एम श्योर कि उसके बाद भी जो उन्होंने किया वो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही करती। और इस वक्त मैंने एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल पड़ा है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, तो इस पर है बुशरा साहिबा की कोई राय? मेरी उनसे इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ये तो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस खान साहब को डायरेक्ट खान साहब उनको देते थे। बहरहाल जिस दिन वो न्यूज़ आई कि जी वो कोर कमांडर पेशावर से मिली हैं, तो फिर मैंने उस दिन उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो बाकी ये कि जो लीडर्स की बातें होती हैं और जो उनके निगोसिएशंस चल रही हैं वो खान साहब उनको डायरेक्ट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बीबी उसके ऊपर कोई उनका कोई एक 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 आखिरी सवाल अगर आप चाहें तो कल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी उसका जिक्र किया। एक ऑडियो लीक हमारे सामने आई थी जिसका पहले भी मैं तस्करा कर रही थी, जिसमें मलिक रियाज की साहबजादी एक हीरे की अंगूठी की बात कर रही हैं और मुबैना तौर पर ये जो अंगूठी की बातचीत हो रही है वो फरत शहजादी ने बीबी के नाम पर उनसे डिमांड की थी। मैं इसको सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मुझे अगेन बुशरा बुशरा इमरान साहबा का पता है कि वो किसी को भी ये नहीं कहेंगी कि मुझे कोई हीरे की मुट्ठी लेके दो। मुझे अपनी बहन का पता है कि उनको ऐसा वो कभी किसी को भी नहीं कहेंगी, बल्कि किसी को कहेंगी भी नहीं कि आगे किसी को कहो। फराज साहिबा ने अगर उन तक बात की और अगर ये ऑडियो फेक नहीं है रियल है, मुझे नहीं मालूम। लेट्स अस्यूम कि अगर ये रियल है और उनकी बात हो रही है तो ये फराज साहबा को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये क्या मैटर था। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि आई एम प्रीटी श्योर 100% से भी ज्यादा कि बुशरा इमरान कभी इस तरह की फेवर्स लेने के कभी हक में नहीं बिना मांगा हो। लेकिन क्या कभी मलिक रियाज की तरफ से बुशरा साहिबा को कोई तोहफा आया? शी इज नॉट इनटू दैट। बल्कि मैंने कल जजमेंट में जो कोर्ट का जजमेंट आया था, मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा लेकिन मैं उसमें जो रेलिवेंट सेक्शन 2 बुशरा बीबी थे तो मैं पढ़ रही थी। तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि शी एक्नॉलेज्ड रिसीविंग ऑफ गिफ्ट्स वैल्यूबल्स एंड प्रॉपर्टी। तो मैंने फॉरेन लॉयर से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा एक्नॉलेजमेंट किया था, बिकॉज आई वाज सरप्राइज्ड टू रीड दैट। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये मुझे नहीं ये समझ आ रहा कि ये जजमेंट में इतना बड़ा फ्लॉ, इतने बड़ा एक खैर वो जज साहब तो खुद भी क्वालिफाइड नहीं है। अभी मुझे पता लगा कि जी उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको कोई ओहदा ना दिया जाए। तो आई एम सरप्राइज ही वाज असाइंड टू दिस कोर्ट। तो तभी उन्होंने ऐसा बिल्कुल एविडेंस कोई नहीं और उसको ऐसी स्टेटमेंट दे दी।
तो मेरा ख्याल है कि वो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन आप ये देखेंगे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि कुछ ऐसे वैल्यूबल्स जो हैं वो बुशरा इमरान ने कभी लिए हों। मरियम साहबा ये फरमाइए, बुशरा बीबी की जब गिरफ्तारी हुई है तो उनकी फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन आया है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जब उस परसों रात जब अम्मी से बात हुई तो मेरी वालदा ने उनको बहुत दुआएं दी और कहा कि शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर, और उन्होंने कहा कि तुम बस इसी तरह बहादुरी से हक के रास्ते पे रहना। और मेरी वालदा हैं, बीमार भी हैं, इधर मेरे साथ भी होती हैं, तो उन्होंने भी उनको माशाल्लाह यानी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को अल्लाह पे ईमान होता है, वो चाहे वो मेरी वालदा हों, बुशरा बीवी हैं या उनकी बीवी की बच्चियां हैं, वो सब इसको बस इम्तिहान लेते हैं अल्लाह का, और फिर ये कहते हैं कि अगर हम हक पे हैं तो इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला मुश्किलें अपने पैगंबरों पे भी लाए हैं, तो हम तो बहुत अदना हैं उनके उम्मती हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला निकालेंगे मुश्किलों से इनको। बट सब फैमिली और सब हमें पता है कि बुशरा इमरान बड़ी बहादुर खातून है, तो बस हम सब उनके लिए दुआ करें, अलकादिर अल्लाह ट्रस्ट उनके लिए की आसानी बुशरा भी ट्रस्टी हैं। फैसले में अलकादिर यूनिवर्सिटी को भी हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म दिया गया है, जिस पर मरियम साहिबा ने कहा है कि अब वहां पर जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और दीन के साथ साथ दुनिया भी पढ़ाई जाएगी, जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। उन्होंने एक पैथेटिक स्टेटमेंट दिया है। इंसान जब चाहे धांधली करके, चाहे जिस तरीके से भी अगर एक ओहदे पे पहुंच जाता है, तो कम से कम उसको उस ओहदे का डेकोरम रखना चाहिए, कम से कम उनको कुछ लिहाज करना चाहिए। उनको इतना पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में पहले ही सीरत नबी पढ़ाई जा रही थी, और बाकी जो अलूम दुनियावी अलूम है वो भी पढ़ाए जा रहे थे। तो ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले जो है अपना ज़र्फ इंसान देख ले, ज़र्फ थोड़ा कभी कर देना चाहिए कि इंसान में ज़र्फ है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, हर इंसान अपने अमल का खुद जो है वो जिम्मेदार होता है। ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, ये उनको खुद इस पे एहसास होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बनी ही इसलिए थी कि जो वहाँ के तालिब इल्म हैं उनको दुनिया के साथ साथ जो सीरत नबी पढ़ाई जाए, कुरान शरीफ का इल्म दिया जाए, और इसीलिए यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ है। और जो स्कॉलरशिप्स देने हैं वो बच्चे पहले स्कॉलरशिप्स भी पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा अपने जेब से स्कॉलरशिप देंगी? अगर देंगी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उन बच्चों को सपोर्ट करें। लेकिन वो बच्चे पहले स्कॉलरशिप्स पे हैं, बड़े इंटेलिजेंट माशाल्लाह वो तालिब इल्म है वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी डिफरेंट जगह से आए हुए हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसको अगर वो ना बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इन बच्चों का फ्यूचर है। और अगर इस यूनिवर्सिटी को कोई भी एक सियासी टॉपिक या अपने उसके लिए इस्तेमाल करेगा, तो फिर वो अपने अमल के लिए अल्लाह के आगे खुद ही जो है वो जवाब दे। लेकिन इंसान को अपना ज़र्फ जो है वो बुलंद रखना चाहिए, मैं इतना कहूँगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरियम साहिबा, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे मौजूद मेहमानों में इख्तियार वली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आपका सर। नईम हैदर पंजोता साहब रहनुमाए तहरीक इंसाफ के, और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, वो भी मुझे कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे। आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। इख्तियार साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, मौलाना साहब आजकल बड़े नाराज़ दिख रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं, बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं। सर, मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, ऐसी असेंबलियां तो वो मिट्टी से बना सकते हैं, ये सख्त जुमले मौलाना साहब कह रहे हैं, क्या नाराजगी हुई हुई है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। मौलाना साहब जो है, तो देखिए, मौलाना साहब हो या पीटीआई हो या जो अपोजिशन में जो भी जमातें होंगी, आपको वो सब ऐसे ही मिलेंगे जैसे उनके मुंह से शोले निकल रहे हो। अगर ये ना करें तो अपोजिशन का किरदार कैसे अदा करेंगे? हालांकि ये भी दुनिया को पता है कि मौलाना साहब के साथ जो है हमारा एक ऑन द स्क्रीन भी एक रिश्ता है और एक ऑफ द स्क्रीन भी एक रिश्ता है, एक ताल्लुक हमेशा हमारा कायम रहता है। तो खैर, ये दिस इज जस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट्स नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और नहीं, ये आपकी तरफ से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं? मैं तो आपको डीप इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ आप कि मतलब ये लोगों ने पहले भी मुझे कहा था कि एक तरफ पीटीआई आपके साथ 26 नवंबर के लिए नबरद आजमा है, दूसरी तरफ मदरसे का इशू उठ रहा है, तो मौलाना साहब अगर रोड पर आ गए तो मैंने कहा कोई शर्त लगाना चाहे लगा ले, मौलाना साहब सड़क पर नहीं आएंगे, रोड पर नहीं आएंगे।
मौलाना साहब के साथ हमारा एक रिश्ता है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मौलाना साहब अगर दावा करते हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया है तो किरण दैट्स यू नो वेरी वेल एंड एवरीवन नोस। ये श्योरिटी आपको कहाँ से मिली थी सर कि नहीं आएंगे? हम अपने ताल्लुक और अपने रिश्ते की बिना पर कहते हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि मौलाना साहब जो है तो उनका मैंडेट तो जहां से है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उनका मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा से है। और उन्होंने ये भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की वो तो इसी तरह का इल्जाम आप पे लगाते हैं सर। वो आपकी हुकूमत को कहते हैं ये जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, ऐसी असेंबलियों को वो मिट्टी से बना लें, ये आपके बारे में कहते हैं। वो बना ले एक असेंबली ऐसी, हम भी उनके साथ बैठ जाएंगे, क्यों नहीं बनाते हैं, फिर बनाने दे, हमें क्या एतराज है। लेकिन जहां तक बात है तो उनका मैंडेट तो खैबर पख्तूनख्वा में है, और खैबर पख्तूनख्वा में उनका मैंडेट किसके पास है? वो पीटीआई के पास है। तो मेरे ख्याल में इट्स नथिंग सीरियस अबाउट दैट, मुझे कुछ नहीं लगता। चलिए हाजी साहब से भी पूछ लेते हैं। हाजी गुलाम अली साहब रहनुमा है JUIF के, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर क्या नाराज़गी है इस वक्त मौलाना साहब को? मौलाना बहुत ज़्यादा न सिर्फ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं बल्कि बड़े सख्त बयानात भी दे रहे हैं रोज़ाना। क्या हुआ है सर अचानक से ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मौलाना साहब की नाराज़गी नहीं है किसी से, हमारी नाराज़गी सिस्टम पे कौम का नो कॉन्फिडेंस की वजह से है। आज अगर हमारे मुल्क में हमारे रियासत को और हमारी माशी और सियासी सूरत-ए-हाल जिस तरह चल रही है, और इसमें अगर सियासी कायदीन भी अपनी आरा और अपनी सोच कौम के सामने ना रखे तो फिर क्या होगा? आप देख लें कि ये जो इलेक्शन है, आज आप ये बता सकते हैं कि हुकूमत अक़लियती हुकूमत है, मरकज़ में है, या कि अक्सरियती हुकूमत है? क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसी हुकूमत आई जो कि अक़लियत से बनी है और एक जमात कहती है कि किसी अच्छे काम की मैं हमायत करूँगा और नहीं तो नहीं करूँगा? तो देखिए इस तरह से मुल्क के सल्तनत रियासत चलाना यानी आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब महज अपनी सोच जो है वो अवाम के सामने रख रहे हैं। सही, ठीक सर। अब नईम साहब, सर कर आप लोगों की तरफ से शायद खान अब्बासी को, जी आती हूँ सर, दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, इत्तेहाद में शामिल करने के हवाले से उनसे मुलाकात हुई, फिर उसके बाद उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल भी आ गया, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनको शामिल करने में हिचकिचाहट क्यों है सर? बहुत शुक्रिया किरण, आपने मौका दिया। जी बिल्कुल, खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जो भी जमात जो है, जो भी ये मौक़िफ़ रखती है कानून और आइन की बालादस्ती के ऊपर, आइन की सरबुलंदी के ऊपर, जो जमहूरियत है उसके ऊपर, और जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है उसके खिलाफ, तो बिल्कुल हम उसके साथ चलें, वो हमारे साथ चलें, हम बिल्कुल तैयार। तो इसमें जो जमात कोई कदर नहीं, हमने चलता रहा, हम अभी भी हमारे किसी हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ दरवाजे बंद हैं मौलाना साहब के हवाले से। रूल ऑफ लॉ के लिए, मैंडेट की वापसी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए बिल्कुल कोई ऐसा कदर नहीं है। जहाँ पर शायद खाकान अवासी की बात है या उनके साथ जो है वो मुफ्ती इस्माइल साहब या दीगर की बात है, तो मैंने खान साहब को आज बताया है कि क्योंकि राय साहब मिल नहीं सके खान साहब से, राय साहब आए लाहौर थे, उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात थे, मुकदमात में उन्होंने पेश होना था वहाँ साबित करने के लिए कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ बल्कि एक पुरअमन शहरी हूँ, वो उसके लिए पेश हुए थे। तो इसलिए मुझे उनकी तरफ से जो पैगाम था कि हम हमारी मुलाकात जो है वो हुई, हमारी मुलाकात बड़ी पॉजिटिव हुई है। उन्होंने जो है बताया मुझे कि आप खान साहब को बताइएगा कि उन्होंने कहा है कि हम जमहूरियत पे, कानून की बालादस्ती पे, वक़्फ़ पर के जो एक असूल बात है उस पर हमारा कर दें सर। ये तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो आप लोगों की तरफ से बात हो रही है, इस मोमेंट का आप हिस्सा होंगे मौलाना फजल रहमान साहब या नहीं होंगे? देखिए, जहाँ बात है कि इज्तिमाओं की, एहतजाज की, तो उस पर बड़ा वाज़ेह आपके सामने मौक़िफ़ रहा है JUI का भी, कि उन्होंने कहा है कि हमारा जो क्राउड है वो उसका ज़रा और है और इनका ज़रा और है, तो
हमारे इस हवाले से नहीं है, मिजाज नहीं मिलता। बाकी जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ के हवाले से जो भी जमात हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं, जो सियासी बाकी जमातें हैं उनसे भी हम अगर मुज़ाकरात करें तो मौलाना साहब के हवाले से तो कोई कदगन नहीं है। तो हम तो बैठे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं, उसको कबूल करते हुए आगे बढ़े। अगर वो 7 दिनों के अंदर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात फिर उसके मजीद आगे वक्त लेने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसमें आती हूँ ना, आपसे मुज़ाकरात के हवाले से भी बात करेंगे सर। पहले ज़रा ये मौलाना साहब वाली बात को मुकम्मल कर लेना हाजी साहब। सर ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बाला 10 क़ुव्वतों को दलील और मोहब्बत से समझाया है कि उनकी बात मान ली जाए। तो सर वो क्या बात मानी जाए और किसको किसको कह रहे हैं, कौन है वो बाला 10 क़ुव्वतें? देखिए, आप सबको मालूम है कि बाला 10 क़ुव्वतें कौन है, और मौलाना साहब ने जो अपनी राय दी है, हम हमेशा रियासत के साथ खड़े रहते हैं, आइन और कानून के साथ खड़े रहते हैं। हमारे दामन पर कोई ऐसा एक दबा भी नहीं कि रियासत या आइन के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम हमने उठाया है। आज देख ले पूरे पाकिस्तान में, यानी आज का मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह साहब आप सब चैनलों पे कह रहा है कि इस मुल्क में कोई भी इलेक्शन साफ़ और शफाफ और गैर जानिबदारा नहीं हुआ है। नंबर 1, अगर हम जमहूर को ये हक नहीं देंगे कि वो किसको मुंतखब करते हैं, हमें मुंतखब करते हैं या किसी और को मुंतखब करते हैं, हम ये कहते हैं कि जमहूर को हक दे दो ताकि सियासी क़ुव्वतें मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक लाए अमल तय करे। हम जब तक इसी तरह करेंगे, आज फार्म 45 और ये फार्म 47 तो साहब जी सर, क्या आपने हुकूमत को इस बात की यकीन दहानी करवा दी है कि कोई भी इख्तलाफ हो, किसी भी किस्म की नाराज़गी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया टॉक होगी, टॉक शोज़ में बातें होंगी, लेकिन सड़कों पर कुछ नहीं होगा? नहीं जी, देखिए सड़कों पर हमारा अपना यानी जमीयत उलमा इस्लाम का अपना एक लाए अमल है, हमारी एक दस्तूर है, हमारा एक शूरा है, उनसे मशवरा करते हैं। ये आप देख लो, जब ये मदारस का इशू आया तो हम सड़कों पे इस तरह डायरेक्ट नहीं आए, लेकिन कहा था कि जब सड़कों पर आएंगे तो फिर ये हुकूमत नहीं रहेगी, और बातचीत के ज़रिए बिल आखिर हुकूमत ने घुटने टेक कर दिए, और जो कहते कि पूरी दुनिया इसकी मुखालिफ है उसी पर दस्तखत करा दिया, और जो कहते थे कि ये गलती हुई उसी ने मान लिया। हम दलील की सियासत करते हैं तो सर और हम रियासत को कमजोरी की तरफ ले जाने की सोच भी नहीं रखते। नहीं, हुकूमत के खिलाफ हम देखिए, एक सियासी जमातों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होकर अगर इस चीज़ पर सबसे पहले मुतालबा हमारा भी है, नवाज शरीफ साहब का भी था, शहबाज शरीफ साहब का भी था कि इस मुल्क में मैंडेट चोरी हुआ है, आज का नहीं 2018 का। तो आज हम कहते हैं कि हमारा चोरी हुआ है, इसका खात्मा होना चाहिए। देखिए दुनिया, हम जब आज़ाद हुए तो चाइना की क्या हैसियत थी और आज चाइना की क्या हैसियत है और हमारी क्या हैसियत है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे नहीं होना देते एक सुपर पावर। बस आते हैं तो मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ, फिर उसके बाद मुतालबात भी सामने आ गए, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें चल रही हैं, कोई मुलाकात की बात करता है और फिर हुकूमत की तरफ से जवाब आता है कि अगर आप दोनों दरवाज़ों की तरफ देख रहे हैं तो फिर बड़े मसले मसाइल हो जाने। इस पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं। तीनों मेरे मौजूद मेहमान साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। मुज़ाकरात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, दीगर मामलात पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि जब कल का फैसला आ गया है तो उसके बाद मोअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर हमें एक मुहिम नज़र आ रही है, तो इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस स्पेसिफिक टॉपिक पर भी बात करती हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। सबसे पहले तो ये बताइए सर, ये जो अल-क़ादिर ट्रस्ट में फ़ैसला आया, मोअज़्ज़ज़ जज हैं राना नासिर साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर हमें एक मुहिम नजर आ रही है, कौन लोग हैं इसके पीछे और वजह क्या है सर इसकी?
देखिए ये मुझे थोड़ा सा अब मुझे मौका दें तो मैं बात करूं। देखिए ये इस केस को अगर आप थोड़ा सा देखें ना कि ये हो क्या रहा है बेसिकली, और ये बड़ी बदकिस्मती है मुल्क की भी और पीटीआई की तरफ। एक्चुअली जिस दिन से खातून अव्वल हैं और सीन में इमरान खान के साथ की जो है वो प्रैक्टिकल सारी सिचुएशन में जो वज़ीर-ए-आज़म बने, तो सबसे पहले तो उन्होंने फारिग किया ओन चौधरी को। ओन चौधरी ने सारे कार्ड पे वज़ीर-ए-आज़म की ओथ टेकिंग के, और उसके बाद उसको भी मैसेज आ गया कि भाई ख्वाब आया है कि उसने नहीं आना वरना वज़ारत उज़्मा नहीं रहेगी। फिर फारिग हुए जहांगीर तरीन। फिर उसके बाद अलीम खान को वज़ारत आला नहीं मिलनी थी, तो बुज़दार साहब को मिलना था। फिर फारिग हुए अलीम खान साहब। करते 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 आज ये जो सब कुछ है ना, मुझे लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को जानते हैं कि इमरान खान साहब पैसों के मामले में करप्ट जो है वो नहीं है। मुझे इसका पता नहीं है एनीवे, बट अल्लाह ताला ने उनकी नाक के नीचे उनके घर में, हमने ऑडियो सुनी है ना टीवी पे कि खातून अव्वल साहिबा कैसे जो डांट रही हैं कि तस्वीर क्यों खींची गिफ्ट्स की। हमने ये देखा है ना कि फरक गोगी के जरिए कैसे जो है वो सारा सामान शिफ्ट हुआ बाहर और वो बिका, बदनामी हुई। और ये सारा केस भी मैं 100% मेरा ये तज्जिया है कि ये अलकादिर ट्रस्ट का ख्याल जो है वो इमरान खान साहब को नहीं आया होगा। ये तो बुशरा बीबी साहिबा जो उनकी खातून अव्वल है, ये उनकी दिमाग की जो है वो पैदावार है, और इसमें पूरा गेम है। आई मीन अलकादिर ट्रस्ट नाम इतना मोतबर, और उसमें फरक होगी और जो है वो दूसरे वो जुल्फे बुखारी, तो मुर्शिद और जो है वो पीर और मुर्शिद का सारा गेम है सारा। तो वो ये सब कुछ करते 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 आज जो है वो जिसको वो पूरी दुनिया को चोर कहते थे, डाकू कहते थे, अल्लाह ताला ने कुछ जो है वो ऐसा निज़ाम कर दिया कि उनके घर में अपने ऐसी कार्रवाइयां डल गई कि आज वो पार्टी भी फारिग हो गई है, खुद भी सजा पा चुके हैं, और ये सारी दुनिया में जो भी चीजें प्रूव हो गई। अब उसके बाद वो जज को कुछ कहें, जजेस को ट्रोल करें, पॉलिटिशियंस को ट्रोल करें। अब मुझे लगता है कि लोग इम्यून हो जाना चाहिए लोगों को कि इनसे कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन आप क्यों रखते हैं, या क्या आपको ये ऐसा ख्याल आ जाए कि आप ये चर्चा कहीं कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई, और अब इसकी कोई सीरियसनेस रह नहीं गई। अच्छा सर, मैं जो राजा साहब की जी प्लीज कंप्लीट कर लें। 30 सेकंड और मैं यहाँ पर मैं ये भी सोचता हूँ कि ये जो आज के मौजूदा आर्मी चीफ है, ये जब DGISI थे तो इन्होंने इन्हीं खातून अव्वल की सारी कारगुजारी जो है ना उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाकर पेश कर दी थी कि भाई आपके घर में ये कुछ हो रहा है। अगर इमरान खान उस वक्त के DGI की बात सुन लेते, मान लेते, तो आज भी वज़ीर-ए-आज़म होते, और जो है वो ये चोरी पकड़ के उन्होंने उस वक्त दे दी थी। आप निज़ाम देखें, अल्लाह ताला का कुदरत का निज़ाम देखें कि आज जो है वो वही हस्ती आज जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी साहब है, और जिसको जाकर समझा रहे थे कि भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी औरत ये काम कर रही है, वो जो है वो आज सजा याफ्ता है। तो अगर उस वक्त के DGISI को नहीं हटाया जाता और उनको इमेच्योर जो है उनकी ट्रांसफर नहीं की जाती और नाराज होकर उनको उनके ओहदे से नहीं हटाया जाता, तो शायद आज इमरान खान साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म होते। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्योंकि हम ये जज साहब के मोअज़्ज़ज़ जज साहब के हवाले से बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ इस वक्त जो कुछ चल रहा है, तो सर कुछ रिसर्च की हमने। 2004 में इनसे इख्तियार लिया गया, लेकिन फिर इंक्वायरी हुई, लाहौर हाई कोर्ट गया मामला, वहाँ से उन्हें इफ्तिखार चौधरी साहब ने बहाल कर दिया, और उसके बाद वो 20 साल से काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को एतराज़ है उन पर, तो ये 20 साल का इंतज़ार और फिर उसके बाद ये एतराज़। नहीं, आप ही देखिए ना, ये तो बड़ी रूटीन की बात है। पहले अमेरिका ने निकलवाया था इमरान खान साहब को, अब अमेरिका ही वापस जो है वो दोबारा माई बाप हो गया। पहले जो एब्सोल्युटली नॉट की बात करते थे, अब जो है कह रहे हैं कि भाई एब्सोल्युटली यस, आप बताएं कैसे बैठना है, लेटना है, क्या करना है। तो ये सब कुछ जो है वो हम मतलब इससे मैं अगेन ये कहता हूँ कि पूरे मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हम जिस चीज पे लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं, इसकी लॉजिक है नहीं। आपकी बात में आप तो लॉजिकल बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक कहाँ। तो मुझे लगता है कि मेरा ये ख्याल है कि भाई इन चीजों को बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इनकी हर बात का जवाब दें। वो तो उन्होंने यही करना है, उनके पास तो फिर वो सुबह कुछ कहे, रात उसकी की बिल्कुल उल्टी बात करे, फिर अगली सुबह फिर उसकी उल्टी बात करते हैं। तो भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या कहते थे, आज उनके वो क्या हैं, कल फिर दुश्मन हो जाएंगे। तो
ये ऐसे ही है सारा निजाम। मैं समझता हूँ लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि पूरा ये सारा कुछ एक निजाम था और अल्लाह ताला ने इसको एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब मुस्तफा कमाल साहब, बैकडोर राब्तों की बातें हो रही हैं सर। एक मीटिंग होती है पेशावर में सियासी कायदीन से, सियासी उमाइदीन से, सिक्योरिटी के मामलात पर बात होती है आर्मी चीफ की, और उस मुलाकात को किसी और तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। आपको क्या लगता है इन हालात में ये जो मुज़ाकरात का अमल एक चल रहा है जो कि बड़ा इस्तेहकाम के लिए बड़ा खुशाइंद होता, क्या ये आगे बढ़ सकता है? और ये जो कमीशन का मुतालबा कर रही है पीटीआई हुकूमत से, वो मानना चाहिए हुकूमत को? एक तरफ तो महमूदुर रहमान अब जो इमरान साहब ने भी, खान साहब ने जो ट्वीट किया है डिसीजन आने के बाद कि महमूदुर रहमान देखें और केस देखें और एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त के जर्नलों ने क्या किया, डेफिनेटली वो इम्प्लीकेट कर रहे हैं आज के जर्नलों को। उन्हीं जर्नलों से मिलने पर जो है वो खुशियां मनाई जा रही थी भी 48 घंटे पहले, और उन्हीं जर्नलों से मिलने के ऊपर जो बड़ी कोशिशें की गई, उसको सराहा भी गया, सारी चीजें। तो ये बड़ी डायकॉटमी, और अभी भी सारी चीजों में वो क्या कहते हैं बेसिकली पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं है। पीटीआई कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे लिए इस्तेमाल हो। वो तो इस बात के खिलाफ है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी हिमायत क्यों नहीं कर रहे। वो तो कहीं से भी ये जो एक गलत कॉन्सेप्ट है कि भाई पीटीआई जो एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है, नहीं, वो कहते हैं भाई हमें आप अपना बच्चा बनाएं, हम आपके जो है वो ताबेदार हैं, आप जो है वो दूसरी तरफ कहाँ जा रहे हैं, ये है सारा मसला। वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, लेकिन वो अपने लिए एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। जहां तक ये वाली बात है कि भाई जो है वो मज़ाकरात कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए उनकी एक ही डिमांड है, और वो है कि भाई खान साहब को ये रिहा कर उनको सारे जो के और दूसरे लोग। नहीं सर, आपकी राय में वैसे हुकूमत को मानना चाहिए मुतालबात या नहीं मानना चाहिए, स्पेशली जुडिशल कमीशन का? हुकूमत कैसे देखिए, जुडिशल कमीशन वगैरह एक साइड आइटम है सारे। बेसिकली तो वो चाह रहे हैं कि भाई वो चाह रहे हैं वो कोई ऐसा करेंगे जेल के दरवाजे तोड़ें आप या खोल दें आप और इमरान खान साहब को रिहा कर दें। ये नहीं होने वाला है, मुझे नहीं लगता। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा कमाल साहब। साथ में हम बात आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। इख्तियार साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो मुलाकात की और फिर मुलाकात को एक अलग तरह का रंग दिया गया, उसकी जो मैं बात मुस्तफा कमाल साहब से कर रही थी, तो बैरिस्टर गौहर की इस मुलाकात की तफसील इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि उनको इसका इल्म भी है, मकालमों का इल्म है। तो क्या वज़ीर आज़म ने तफसीलात पूछी उनसे? देखिए, जो इनकी मुलाकात थी ना, सबसे पहले तो उसमें ये बात थी कि बैरिस्टर गौहर साहब पहले उसको निगेट कर रहे थे कि मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई। मतलब आप झूठ और सच को देखें। फिर उसके बाद जब बात इमरान खान ने कर दी कि हाँ मुलाकात हुई है और उसमें बातचीत हुई है, तो फिर बैरिस्टर गौहर को बअमर मजबूरी यस कहना पड़ा कि हाँ मेरी मुलाकात हुई है। अब मुलाकात जहाँ पर हुई है वो हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, पेशावर है, और वहां पर जो मीटिंग थी वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर थी। जो फौज इस वक्त लड़ रही है बॉर्डर पर, उसके मसाइल के बारे में थी, और फिर उन शुहदा का मजाक उड़ाने पर पीटीआई की सोशल मीडिया जो कर रही है, मीटिंग में वो चीजें डिस्कस हुई हैं। आफ्टर जब ये मीटिंग खत्म हुई तो इन्होंने कहा कि सर जरा थोड़ी वो फला बात ये वो, तो उन्होंने कहा कि सियासी बात जो है ये आप सियासी कुव्वतों के साथ जाकर बैठ के करें तो बेहतर होगा। तो इतनी सी मुज़ाकरात और इतनी सी मुलाकात और बात को अगर ये लोग समझते हैं कि इनके बैकडोर राब्ते बहाल हो गए तो खुश हो लेने दें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। एक बात बिल्कुल ठीक कही मेरे दोस्त ने और मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, पीटीआई नेवर वांटेड, इनको ये मसला नहीं है कि फौज का जो है तो वो किरदार पाकिस्तान की सियासत में खत्म हो। ये चाहते हैं कि उनका किरदार हो लेकिन हमारे लिए हो। मतलब आर्मी चीफ जिस तरह ये कहते होते हैं ना कि कौम का बाप होता है, फिर कह देंगे आज तो ये कहते हैं ना ये कमीशन बना दे, वो कमीशन बना दे, इस तरह करें उस तरह करें, लेकिन अगर फौज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट इनके लिए इस्तेमाल हो, आरटीएस बैठाए और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर, और ये ना ये अभी का मसला नहीं है, ये पिछले 1.5-2 साल से ये मसला चल रहा है सोशल मीडिया वाला। तो जो आप बात कर रहे हैं कि उस मीटिंग में सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है होता है, जो मुहिम चल रही होती है उस पर बात की गई, तो फिर उस पर पीटीआई ने क्या मौक़िफ़ दिया अपना? पीटीआई के पास अपना मौक़िफ़ देने के लिए इसमें कुछ है? डू यू थिंक सो? उनके पास अपनी दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये तो हुकूमत लेने के लिए जवाब तो दिया होगा ना। और
ये नहीं दे सकते, इनके पास जवाब है ही नहीं। ये यही कहते हैं कि जी संभाल लेंगे, कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, हो जाएगा। पेड सोशल मीडिया है ना, शुरू हुई थी खैबर पख्तूनख्वा से, 35,000 रुपए तनख्वाह पर एक बंदा भर्ती किया गया था। तो ये तो पेड सोशल मीडिया है, जो तनख्वाह देंगे वो काम करेंगे। आपकी राय आ गई सर, आपका जवाब और आपकी राय आ गई। अब मुझे ये नईम साहब आप मुझे बताइएगा, हुकूमती कमेटी के तर्जुमान हैं इरफान सिद्दीकी साहब, वो ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत और बैकडोर राब्तों में से एक का इंतखाब करना होगा। तो सर क्या पीटीआई अभी कोशिश कर रही है बैकडोर राब्तों की? देखिए बात यह है किरण के जहां बात है कि क्या मुलाकात हुई या नहीं, तो मैं मौजूद था उस वक्त जब खान साहब के साथ जो है वो मीडिया के एक दोस्त ने सवाल किया, गौर साहब भी साथ खड़े थे और खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने बताया जी कि बिल्कुल इनकी मुलाकात हुई है और हम मुल्क की खातिर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो उसको गलत रंग ना दिए जाए। ये डील वाला जो रास्ता है वो कभी भी इमरान खान इख्तियार नहीं करेगा कि अंदर ही बैठ के एक स्टाम्प करे और लंदन फ्लैट के ऊपर बैठकर फिर जहाज में पता चले कि बंदा लंदन पहुंच गया। तो वो खुल के बैठा है और इस मुल्क की खातिर जो है ये देखें, अगर डिमांड भी की जा रही है तो क्या है, हम कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए और हम कह रहे हैं कि जो सियासी कैदी उनको रिहा किया जाए। अब हमारी तरफ से जो सीरियसनेस थी तो वो तो पहले दिन से नजर आ गई कि जब हमने अपने मुतालबात भी रख दिए, कमेटी भी तश्कील दे दी और फिर इनको इतना टाइम दिया। हम अभी भी टाइम दिया कि 7 दिन का टाइम है, अगर नहीं खत्म इसके ऊपर कमीशन बनता तो फिर डेफिनेटली हमारे पास क्या वापस ही सर आप लोगों ने कमेटी बनाई है असद कैसर साहब की सरबराही में, इंसानी हुकूक की कमेटी, तो सर क्या वो इंटरनेशनली इंगेज करेगी जिसका अलीमा खान साहिबा भी इशारा दे रही थी? जी बिल्कुल, ये कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के वो चेयरमैन बने हैं या कन्वीनर बने हैं, तो उसमें मैं भी शामिल हूं और हम बिल्कुल इस मामले को पूरी दुनिया में उठाएंगे। पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो तमाम के सामने और हम हर उजागर करेंगे। फिर हम एक इस्लामाबाद के अंदर भी कन्वेंशन करने जा रहे हैं, हम दावत देंगे, तमाम सफीरों को दावत देंगे, उनको बताएंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर हुआ, ऐसे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, ऐसे तशद्दुद किया गया, ऐसे फैमिलीज को थ्रेट्स किए गए कि किस तरह उनके जो है बच्चे जो है वो शहीद किए गए, फिर उसके बाद उनको केस परसू ना किया जाए या उनके ऊपर बात ना की जाए। और यही अगर मैं देखूं कि ये मामला अगर हम किसी बुनियादी हकूक के हवाले से अगर किसी जगह पर उठाते हैं तो क्या कोई गलत है? क्या ये उठाना गलत है? एक बंदा पिछले शो के अंदर बात किया कि हमें पहले पता था। नईम साहब इजाजत दीजिएगा, मैंने क्विकली आगे जाना है सर, मेरे पास कुछ मजीद सवाल हैं आप तीनों मेहमानों के लिए, लेकिन इख्तियार साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं सर, शॉर्टली अगर कर दें तो मैं फिर अगले सेगमेंट की तरफ चलूंगी। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के पास झूठा बयानियां बनाना, गढ़ना, उसको बेचना, दे हैव ऑल देयर इक्विपमेंट्स और इनके पास तो पूरी इक्विपमेंट है। जहां तक बात है तो आप ये बताइए कि जो आपने आते साथ 5-6 बंदे पुलिस के खा लिए थे, 5-6 बंदे आपने रेंजर्स के उड़ा लिए थे, 10-15 लोगों का तो आप नाश्ता कर लेते हैं। वो क्या इंसान के बच्चे आपको नजर नहीं आ रहे थे? और जब हमने आपको कह दिया था कि आपकी सफों में अपने खुद बंदूक, इस पे कई बार बात हो चुकी है, आपकी तरफ से ये कहा जाता है और फिर उसके बाद इसके बाद नईम साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से इसका जवाब भी आता है। आप दोनों अपनी बात कर चुके हैं सर, मैं जरा चाह रही हूँ क्विकली आगे बढ़ना। नईम साहब, बिलावल भुट्टो साहब को जब ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब की दावत मिली तो आप लोगों की तरफ से कहा गया कि डोनेशन देकर जो है वो टिकट लिया गया है, तो क्या सर क्या ये पॉसिबल है? वैसे सदारती तकरीब की दावत जो है वो डोनेशन देकर टिकट लिया जा सकता है उसका? देखिए बकारियों से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी बनाने की, आप देखें और किराए के ऊपर लोग लाएंगे कि आए जी जरा सेल्फी बनाएं और उधर से कोई वीडियो बनाकर डालेंगे कि देखें जी अवाम के अंदर घुल मिल गए हैं, इसको देखने या उधर मरियम को देखने, सारा दिन टिकटॉकें बनाना, यूनिवर्सिटीज के अंदर चंद लोगों को, चंद लड़कियों को खड़ा करके या लड़कों को खड़ा करके जिनको पहले गाइड, आप आम बाजारों में निकले ना, आप आम आवाम में निकले, आपको पता चले कि आप से लोग किस तरह नफरत करते हैं, तो इनसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। साहब इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि बिलावल हो, मरियम हो या 3-4 और ये जरदारी, उन्होंने कहा कि मैं इनकी स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं हूँ क्योंकि इनकी स्टेटमेंट के अंदर कोई बात नहीं होती, इन्होंने स्टेटमेंट देनी क्या है, जब इनका नाम आता है तो मैं आगे साहब कह रहे हैं ना आपके भी 20 लोगों को दावत मिली है, तो सर वो 20 लोगों को बाकायदा बाज़ाब्ता दावत आई है या उन्होंने भी एहतियात जमा करवा दी है?
नहीं देखें, अगर इनविटेशन जो है उनकी तरफ से दिया गया है तो पाकिस्तान से तो मेरा ख्याल में अभी तक कोई इस तरह का नहीं तैयार हुआ कि हम यहाँ से जाएंगे या सेक्रेटरी जनरल साहब जाएंगे या गौर साहब जाएंगे, देखेंगे कि उसके ऊपर कोई पार्टिसिपेशन अगर आपके पास 20 लोगों का इनविटेशन आया ना सर, 5 नाम बता दें किस किस को आया है, वो दावत कैसे आई सर? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि वो भी क्या एहतियात देकर आए हैं? देखिए मैंने सुना और ये राजा साहब बता रहे थे, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा लेटर नहीं आया, उनके पास होगा। तो अब देखते हैं कि मुलाकात अपना उस हल्फ बर्दारी की तकरीब के अंदर जाता है, और अगर चला भी जाए तो उसमें कोई कदर नहीं, लेकिन पैसे देके वहां दावत दिलवाने हो गए, एक बिलावल साहब हो गए, 21 लोग हो गए, और अगर आपके मुताबिक ये एहतियात दिए जा रहे हैं और फिर टिकट लिए जा रहे हैं, तो हाजी साहब अगर वाकई इस तरह की कोई ऑफर है तो क्या मौलाना साहब चाहेंगे कि एहतियात दें, जमा करवाएं और फिर उसके बाद टिकट लें और सदारती तकरीब में शरीक हो जाएं? किरण, नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है। मैं तो हमेशा हमारी एक सोच रही है, नईम हैदर साहब हमारे भाई हैं, अमेरिका में तकरीब में शिरकत करना या ना करना ये हमारे सामने इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लोग जिसकी शादी होती है तो अपने दोस्तों को बुलाते हैं, तो जिसको भी बुलाए वो ठीक है, लेकिन मैं एक अपील कर सकता हूँ अपने भाई को, नईम हैदर साहब को, कि देखिए आपने कमेटी बनाई, जो कुछ भी बनाया, पहले सब कुछ अपने मुल्क के अंदर इस पे डिबेट करो और लोगों से बात करो। अगर हम अपने मुल्क की बातें बैनुल-अक़वामी दुनिया को या बैनुल-अक़वामी दुनिया के नुमाइंदों को बताएंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये मुल्क हमारा है और हमें चाहिए कि हम इस रियासत के साथ खड़े रहें। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप इख्तियार वली साहब। सर जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर, वाकई ये यूनिटी होनी चाहिए अपनी ज़मीन के लिए। इख्तियार साहब मुझे ये फरमाइए सर कि एक तरफ पीपल्स पार्टी, एक तरफ पीटीआई यहाँ पर तो आ रहे हैं और पीटीआई के मुताबिक तो बाकायदा खरीदे भी जा सकते हैं, तो सर क्या आप लोगों को प्रोसीजर नहीं पता चला कि किस तरह से अतिया देकर टिकट लेना है, जो आप लोगों के पास अभी तक कोई दावत आई नहीं? देखें, मेरे ख्याल में इस दौड़ में सबसे ज्यादा जो है तो एब्सोल्युटली नॉट वाले बहुत ज्यादा तेज थे, और लॉबिंग फर्म्स भी इन्होंने हायर की थी, पैसे भी इनके पास बड़े थे। ये इनकी ज्यादा दिलचस्पी है। पाकिस्तान एक रियासत है और रियासत जो है ये रियासत का रियासत से रब्ता होता है। जहां से दावत आएगी तो लोग चले जाएंगे, दावत नहीं आएगी तो कोई जरूरत नहीं है। हम एक सॉवरेन मुल्क है, एटमी कुव्वत है। इस वक्त पाकिस्तान जो है तो उसकी अपनी जोग्राफियाई भी तौर पर तो सर बिलावल को भी दावत आई है ना सर। मैं उसका बिलावल साहब का जाना जो है वो उनकी अपनी पीआर हो सकती है। फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, वो एक बड़ी पार्टी के वो लीडर भी हैं, चेयरमैन है, बिल्कुल आना है, आते हैं तो किसमें कोई कबाहत तो नहीं है। लोगों के ताल्लुकात भी होते हैं तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। तो हमें इससे भी कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सबसे पहले ट्रंप के इंतखाब के बाद, इलेक्ट होने के बाद जुल्फी बुखारी साहब उन्हें मुबारकबाद देने गए थे। और मैं आप तीनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करते हैं कि क्या दूसरी मरतबा सदर बनाने के लिए साथ देने पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मुसलमानों से किया अहम वादा पूरा कर दिया है। अमरीकी सदारती इलेक्शन से एक दिन पहले यानी 4 नवंबर को एक्स पर अमन के लिए अरब और मुस्लिम वोटर्स की अक्सरियत का साथ होने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो करके भी दिखा दिया। ये सवालात 15 महीने से गजा में जारी इसराइली जारहियत के अचानक रुक जाने के बाद सर उठा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो इसराइल मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों समेत 47,000 के करीब मासूम फ़लस्तीनियों का खून नाहक बहाने फ़लस्तीन को खंडर बनाने के बावजूद बाज नहीं आ रहा था। अमरीका हो या अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बिरादरी हो या दुनिया भर में होने वाला शदीद अवामी एहतजाज जंगबंदी के लिए किसी के मुतालबे पर कान नहीं धर रहा था। वो कैसे मान गया। गजा सीज़ फायर डील का आगाज़ कल सुबह से हो जाएगा, जिसकी मंजूरी इसराइली जंगी काबीना के बाद फुल कैबिनेट ने भी 6 घंटे तवील इजलास के बाद दे दिया है।
जंग बंदी के मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों की वापसी और इसराइल में कैद फ़लस्तीनियों की रिहाई का आगाज़ हो जाएगा। यहाँ ये आपको बताऊँ कि गुज़िश्ता महीने की 2 तारीख को नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में ख़बरदार किया था कि अगर 20 जनवरी को उनकी हलफ बर्दारी से पहले यरगमालियों की रिहाई नहीं होती तो ये मशरिक़ वस्ता के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन पहले यानी 16 जनवरी को अमरीकी हुकूमत के ऐलान से पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बता दिया कि मशरिक़ वस्ता में कैदियों के मुताल्लिक़ एक मुआहदा हो गया है जो उनकी टीम की कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं था। यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। मौजूदा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गज़ा में लड़ाई के रुकवाने के लिए कई मरतबा मशरिक़ वस्ता गए, लेकिन नवंबर में इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कौमी सलामती की टीम मशरिक़ वस्ता भेजी, जहां उनके नामज़द खुसूसी एलची ने इसराइल और दीगर स्टेक होल्डर को जंग बंदी के लिए राज़ी किया। बल्कि कुछ माहिरीन ये ख्याल कर रहे हैं कि उन्होंने इसराइल पर दबाव डाला है, जिसपे इनकार का कोई ऑप्शन भी नहीं रखा था उनके सामने। अब अमेरिका के साथ साथ कतर और मिस्र ने भी इस अहम जंग बंदी के मुआहदे में अपना किरदार अदा किया, जिसके तहत पहले मरहले में 6 हफ्तों की जंग बंदी होगी और इस दौरान हमास 33 यरगमालियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइली जेलों में कैद सैकड़ों फ़लस्तीनी आज़ाद करने के साथ साथ गज़ा की इमदाद में इजाफा किया जाएगा। दूसरा मरहला जो होगा उसमें तनाज़े के मुकम्मल ख़ात्मे, गज़ा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला और बकिया यरगमालियों की वापसी पर मुज़ाकरात होंगे। तीसरा और आखिरी मरहला जो होगा इसमें गज़ा की तामीर नौ होगी और वहाँ हुकूमती और सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बात होगी। 15 महीने से आग और खून के बीच मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं अहलियान गज़ा। जंगबंदी मुआहदे पर खुश हैं, वो पुरुम्मीद हैं कि ये जंग बंदी बिलाखिर अमन का आगाज़ होगी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि 15 माह की इस जंग में होने वाली तबाही के बाद जो बहाली है उसमें कई साल या कह लीजिए कि कई दहाइयाँ भी लग सकती हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।